एबनॉर्मल मोलिकुलर मास तो पढ़ लिए थे ये वाला। इन केस ऑफ डिसोसिएशन पढ़ लिए थे। इन केस ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ लिए थे। डिग्री ऑफ भी पढ़ लिए थे। ये पढ़ लिए थे ना। ये वाला भी हो गया था। वांट ऑफ फैक्टर कुछ बताए थे नहीं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखा जाए रोज का रोज आप लोग फेयर करते हैं ना। रोज का रोज फेयर कीजिएगा, बस में है ना। रोज का रोज लिखिएगा, उसको कल पे मत टाल दीजिएगा। वो भी कॉपी चेक करना जरूरी है। चलिए, वांट ऑफ फैक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग बताए थे कि वांट ऑफ फैक्टर जो है इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? आई से। और हम कल के क्लास में बताए थे कि आई का जो फॉर्मूला था हम लोग का वो था एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटा कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया गया था। नहीं, हम इसी को इस तरह से लिखे थे कि अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हमको इसमें आई से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। जैसे ही आप कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई करोगे आपका दोनों रिजल्ट सेम आने लगेगा। यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब होता है स्केल के द्वारा बताया गया वैल्यू। नहीं तो स्केल के द्वारा बताया गया वैल्यू भी सेम आ जाएगा। नहीं, और कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला के आधार पर निकाला गया वैल्यू। नहीं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों क्या आएगा? सेम आ जाएगा। कब? जब हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तब। दिक्कत है। अब हम लोग को यहां से देखा जाए तो इन दोनों को बराबर करना है, तो आई कैसे निकलेगा भाई? आई निकालने का तरीका क्या होगा हम लोग? हाँ, ये भी हम लोग पढ़े थे कि अब जो फॉर्मूलाज होंगे उन सब फॉर्मूला में कैसे मल्टीप्लाई करना है? आई से। हम लोग कल लिखे भी थे ऐसा फॉर्मूला। फर्स्ट केस में P0 माइनस PS बटा P0 बराबर क्या करेंगे? आई और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला था डेल्टा टीबी, तो वहां भी हम लिखेंगे अब डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम, ये करेंगे। थर्ड फॉर्मूला भी हम लोग समझते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम हम करेंगे। वैसे ही फोर्थ फॉर्मूला हम लोग का पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी, यानी सभी फॉर्मूला में आप आई से मल्टीप्लाई कर दो आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा। ये हम लोग को बताया गया। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई आई का वैल्यू निकालेंगे कैसे इन केस ऑफ डिसोसिएशन और इन केस ऑफ एसोसिएशन? नहीं तो चलो उसकी चर्चा करते हैं। देखा जाए, यानी अगला पॉइंट हम लोग को आ रहा है, हम लोग को निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन। चलो, अब डिसोसिएशन के केस में आई का कैसे वैल्यू निकालेंगे वो हम लोग को देखना है। ठीक है। डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हमको चेक करना है। चलो भाई सोचते हैं। देखो तो आई का फॉर्मूला क्या दिया गया? यही ना लिखे थे, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटा कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों तो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये डिपेंड किस बात पे करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नहीं, ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल वाला नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये इस पे डिपेंड करता है। नहीं, और हम लोगों का जो
कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट आउटसाइड द सॉल्यूशन। बोलो दिक्कत है? नहीं। अच्छा, इसी बात को बुक में ऐसे नहीं लिखता है। बुक में क्या कहता है कि आई जो है, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूट पार्टिकल जब सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं तभी वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन वाला गुण दिखाते हैं, ध्यान रखना है। तो आई का फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्योंकि डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो है ये सॉल्यूशन के बाहर नहीं होता है, आप सॉल्वेंट में जब डालते हो तभी या तो सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट जाते हैं, टूट जाते हैं, या तो चिपक जाते हैं, एसोसिएट जाते हैं। तो आई के लिए फॉर्मूला चेंज किया, लिखा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। उसी बात को बस बोलने का तरीका चेंज कर रहा है, बात वही है, ध्यान रखना है। चलो, बट्टा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बोलो दिक्कत है इतना में किसी को? नहीं। चलो भाई, अब बना के देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। यहां से हम ले लिए एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब ये जो एसिटिक एसिड आप लिए, इस एसिटिक एसिड को आप पानी में डाल दो। कहाँ डालोगे? पानी में। तो ये एसिड है, एसिड को जब पानी में डालोगे तो एसिड पानी में जाने के बाद H+ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? H+। तो इसको जब तुम यहाँ लिखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा CH3CO- प्लस H+ लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, हम यहाँ से देख रहे हैं, इसका ले रहे हैं बाबू, यहाँ पे स्टार्टिंग अमाउंट, ठीक है। हम इसको मान लिए कि इसका हम स्टार्टिंग अमाउंट लिए हैं 1 मोल। कितना लिए हुए हैं? 1 मोल, ठीक है। अभी स्टार्टिंग अमाउंट का मतलब कि अभी टाइम जो है वो तुम्हारा क्या है? 0। तो टाइम जब 0 होता है उस समय अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी अभी आप इसको पानी में नहीं डाले हैं। तो पानी में नहीं डालें तो इसका अमाउंट 0 और 0 होगा। चलिए, अब टाइम कुछ बीता, तो टाइम कुछ बीतेगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ खर्च होगा, स्पेंड अमाउंट, रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट खर्च होगा। नहीं, तो 1 मोल रिएक्टेंट में से जो अमाउंट खर्च होता है, 1 मोल रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट का अमाउंट खर्च होता है उसे अल्फा कहते हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नहीं, 1 मोल रिएक्टेंट में से जितना मोल रिएक्टेंट खर्च होता है, कल हम लोग पढ़े थे, उसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 मोल रिएक्टेंट में से हम मान लिए कितना मोल खर्च हो गया? अल्फा मोल खर्च हो गया। नहीं, अल्फा मोल, माइनस मतलब खर्च हो गया कितना? अल्फा मोल। इस अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 1 से ज्यादा कि 1 से कम? 1 से कम, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखना है। नहीं, यानी आप 1 मोल लिए हैं तो हो सकता है कि 0.4 मोल खर्च हुआ हो, 0.3 मोल खर्च हुआ हो। नहीं, तो 1 मोल में से अल्फा मोल खर्च हो गया, जितना ही खर्च होगा उतना ही ये बनेगा। नहीं, अब इस अल्फा का वैल्यू 1 से कम होगा। अब 1 से कम कुछ भी हो सकता है, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है। तो अल्फा मोल खर्च हो गया। अब T बराबर T टाइम पर रिमेनिंग अमाउंट, T बराबर T पर हमको अब देखना है इसका रिमेनिंग अमाउंट। तो 1 मोल था, 1 मोल में से अल्फा मोल खर्च हो गया, बचा कितना? 1 माइनस अल्फा, बचेगा ना? ये सब बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? 1 था, अल्फा खर्च हुआ तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, जा रहा है ना? अल्फा का वैल्यू कुछ हो सकता है 1 से कम। चलो, तो और ये कितना बचेगा? ये तो अल्फा ही रहेगा, और ये भी कितना रहेगा? अल्फा, ठीक है। चलो, अब तुम्हारा जो सॉल्यूशन है, नहीं, जो तुम्हारा पानी है, पानी में तुम क्या डाले थे? CH3COH, ठीक है। पानी में तुम क्या डाले थे? CH3COH।
नहीं, तो पानी के अंदर CH3COH का कितना अमाउंट बचा हुआ है? 1 माइनस अल्फा। नहीं, तो देखो, तो हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि यहां पर हम लोग केस क्या चीज का लिए हुए हैं? डिसोसिएशन का। चलो, तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो बर्तन में CH3COH कितना बचा हुआ है? 1 माइनस अल्फा, तो हम यहाँ लिख दिए 1 माइनस अल्फा। ये कितना बचा हुआ है? अल्फा। और ये कितना बचा हुआ है? अल्फा है। नहीं, इन सबको कैंसिल किए तो हम लोग का वैल्यू क्या आ गया? 1 प्लस अल्फा। नहीं, यानी कि पानी में CH3COH बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा, ये CH3CO माइनस बचा हुआ है अल्फा, H प्लस बचा हुआ है अल्फा, सबको जोड़ दिए। नहीं, तो टोटल कितना सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर कितना पार्टिकल्स है वो निकल गया। दिक्कत है? नहीं, अब ये वैल्यू हमको निकल गया, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। अच्छा, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के पहले सॉल्यूट का टोटल मोल कितना था? 1 मोल। नहीं, आप 1 मोल लिए थे। चलो, तो इस CH3COH के लिए तुम I का मान निकालना चाहते हो बाबू, तो I इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला दिया गया था, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस अल्फा। तो यहां लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। यही ना फॉर्मूला था? नहीं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। नहीं, तो 1 प्लस अल्फा बटा 1, तो 1 प्लस अल्फा बटा 1। नहीं, यानी CH3COH के लिए I का मान कितना आ गया? 1 प्लस अल्फा। मेरी बात समझ में आई? नहीं, तो ये I का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, किसके लिए? CH3COH के लिए। इतना बात में दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, अब हम लोग को समझ में आया। अच्छा ठीक है, CH3COH जो है ये तो 2 भाग में टूटता है। कितना भाग में? 2 भाग में। नहीं हो तो रे, CH3CO माइनस एक आयन, और एक आयन क्या? H प्लस। तो टोटल आयन कितने बने? 2। टोटल आयन कितने बने? 2। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स हम पानी में डालें, अब पानी में जाके वो 5 आयन में टूट जाए। नहीं हो सकता है? हो सकता है, ध्यान रखना है। तो फिर उसके लिए I का मान कैसे निकालेंगे? नहीं, तो I का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दिया गया। नहीं, I का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दिया, जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ I। जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ I। I का जनरलाइज्ड फॉर्मूला दिया गया। नहीं, वो फॉर्मूला क्या दिया गया हम लोग को, जैसे हम उसको साबित भी कर लेते हैं हम लोग। देखा जाए तो I का जनरलाइज्ड फॉर्मूला अगर देखें तो हम लोग को फॉर्मूला दिया जाता है I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। हमको फॉर्मूला दिया जाता है I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये फॉर्मूला हम लोग को दिया जाता है। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। ये कैसे आया वो भी देख सकते हैं हम लोग। चलो देख लिया जाए। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई सॉल्यूट पार्टिकल है। नहीं, कोई सॉल्यूट पार्टिकल तुम लेते हो A, कोई रिएक्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, और इस रिएक्टेंट को तुम पानी में डाल दिए, सॉल्वेंट में किसी डाल दिए, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्वेंट में डाले तो सॉल्वेंट में डालने पर ये टूट गया, N1B प्लस N2C प्लस N3D, ऐसे टूट गया। ए हमारा था वो टूट गया, इस तरह से टूट सकता है ना? नहीं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं कि एग्जाम्पल लगभग ध्यान में रहे। जैसे मान लो अल्युमिनियम सल्फेट लिखते हो, Al2SO4 का होल 3, इसको तुम क्या बोलते हो? एल्युमिनियम सल्फेट। जैसे ही तुम एल्युमिनियम सल्फेट को पानी में डालोगे H2O में, तो ये टूटेगा, अल्युमिनियम अलग, 2Al3 प्लस और प्लस 3SO4 2 माइनस। टूटा कि नहीं टूटा? नहीं, देख लो कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, वैसा ही यहाँ कोफिशिएंट N1 है, यहाँ N2 है, यहाँ पर N3 है। हो सकता है कि नहीं? दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ले लिया गया कि जैसे यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर 2 आयन और 3 आयन, कितने आ गए? 5 आयन। आए कि नहीं आए?
ध्यान रखना है। तो वैसे हम कोई सॉल्यूट ले लिए, सॉल्यूट को जब पानी में डाले तो वो टूट गया N1B प्लस N2C प्लस N3D। ठीक है, अब हम लोग देखा जाए यहाँ से अगर देखें तो मान लो हम इसका स्टार्टिंग अमाउंट लिए, एन टी बराबर 0 पर स्टार्टिंग अमाउंट लिए, तो स्टार्टिंग अमाउंट इसका हम लिए 1 मोल, तो उस समय ये क्या है 0 0 0। ठीक है, अब चलो इसका स्पेंड अमाउंट हम निकाल रहे हैं, स्पेंड अमाउंट कितना खर्च हुआ। नहीं तो 1 मोल में से हम मानते हैं कि इसका अल्फा मोल खर्च हो गया। कितना खर्च हुआ, अल्फा मोल। तो अगर ये अल्फा मोल खर्च हुआ तो ये कितना बनेगा N1 अल्फा, ये बनेगा N2 अल्फा, ये बनेगा N3 अल्फा। ध्यान रखना है, अल्फा खर्च होगा और अल्फा ही बनेगा। ये कब होगा, जब कोएफिशिएंट यहाँ 1 रहेगा तब। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे पीछे वाला एग्जांपल देख लो बाबू, CH3COH टूट रहा है CH3CO माइनस H प्लस में, इसमें हम लोगों का अल्फा खर्च हो रहा है तो हम लिखेंगे ये अल्फा बना, ये अल्फा बना। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका भी कितना है 1, और इसका भी कितना है 1, सबका कोफिशिएंट सेम है। तो कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब हुआ जितना ये खर्च होगा उतना ही ये बनेगा। ठीक है, यहां आ जाओ, इसको एग्जाम्पल को देखो, ये कितना मोल है 1 मोल। इस पूरे फॉर्मूला के आगे क्या लगा हुआ है 1, तो ये 1 मोल है। नहीं तो कोई पूछे कि 1 मोल अल्युमिनियम सल्फेट कितना मोल अल्युमिनियम प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल। ये 1 मोल है लेकिन अल्युमिनियम कितना प्रोड्यूस करेगा 2 मोल। ये 1 मोल है, सल्फेट आयन कितना प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल। मेरी बात समझ आ रहा है? इसका मतलब हुआ कि अगर ये 1 मोल खर्च होगा, अगर ये 1 मोल खर्च होगा तो 2 मोल अल्युमिनियम प्रोड्यूस करेगा। अगर ये 1 मोल खर्च होगा तो 3 मोल सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। मेरा बात दिमाग में जा रहा है? नहीं, यानी क्या होता है, कोफिशिएंट से गुना हो जाता है। तो अगर आपका अल्फा मोल खर्च हुआ तो ये अल्फा मोल बनेगा कि N1 अल्फा, N1 अल्फा जितना कोफिशिएंट होगा वो लिखना पड़ेगा। ये कितना बनेगा N2 अल्फा, ये कितना बनेगा N3 अल्फा। बोलो दिक्कत है? चलो अब तुम देखो तो रिमेनिंग अमाउंट तुम लिखते हो बाबू कि कितना तुमको बच गया। तो ये 1 था, अल्फा खर्च हुआ, बताओ कितना बचा 1 माइनस अल्फा। ये कितना बचा N1 अल्फा, ये कितना बचा N2 अल्फा, ये कितना बचा N3 अल्फा। बोलो दिक्कत है? चलो अब तुमको क्या करना है, आई का मान निकालना है। तो आई का फॉर्मूला तुमको बताया गया, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो सॉल्यूट पार्टिकल टोटल निकालो, ये कितना बचा है, ये वाला ये कितना बचा है 1 माइनस अल्फा। ये बी कितना बचा हुआ है N1 अल्फा प्लस ये कितना बचा है, ये कितना बचा है, होगा? ठीक है, चलो बट्टा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन 1, हम 1 माने। बोलो दिक्कत है? चलो यहां से अब ध्यान दो, हम लोग यहां से लिख रहे हैं तो हम लोग के पास आ गया यहां से ये बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये बताओ यहां आ गया 1 माइनस अल्फा अब प्लस, यहां से हम लोग देखें अगर तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर अल्फा कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 आएगा। नहीं यानी अगर I का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो I इज इक्वल्स टू हम लोग को आ गया 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अब प्लस में इस N1 N2 N3 को हम मान लिए कि N आ गया, N1 प्लस N2 प्लस N3 को हम क्या मान लिए, ये आ गया, सब जोड़ के कितना आ गया N आ गया। होगा ना भाई, जैसे इसका होगा होता है 2, इसका 3, इसका 4, तो सब जोड़ देंगे कुछ आएगा वैल्यू, तो उसको जोड़ के आ गया N। नहीं तो हम यहाँ से प्लस में क्या लिखें N अल्फा। बोलो दिक्कत है? चलो अब यहां से ही बताओ I इज इक्वल्स टू हमको लिखना है तो 1, इस N अल्फा को पहले लिख रहे हैं 1 प्लस N अल्फा माइनस अल्फा, इसी को अरेंज कर दिए। अच्छा ये बताओ I इज इक्वल्स टू हमको लिखना हुआ तो 1 प्लस यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बचा N माइनस 1 और क्या आया अल्फा। नहीं तो हमको ये जो फॉर्मूला आया और ये फॉर्मूला अलग अलग है, बुझाया? नहीं तो ये जो फॉर्मूला हम लोग को आया ये है कि अब किसी भी सॉल्यूट पे हम लगा सकते हैं। नहीं ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया आई का। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। ये फॉर्मूला कैसे आया वो हम समझाए आपको, बुझा रहा है? चलिए तो I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। तो 1 तो नंबर है, प्लस से कोई मतलब है नहीं। N क्या है भाई, तो N क्या बताता है देख रहे हो N1 प्लस N2 प्लस N3।
नहीं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्या बताएगा ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या बोले नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, कितना आयन प्रोड्यूस हुआ उसको बताएगा। तो एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस, यानी रिएक्टेंट को जब पानी में डालेंगे तो कितना आयन बनेगा। जैसे इस रिएक्टेंट को पानी में डाले तो कितना आयन बना, 3 और 2 और 3 5, नहीं, तो ये एन जो है वो नंबर ऑफ आयंस को बताएगा। ठीक है, चलो अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है भाई, इतना में पहले दिक्कत है नहीं, अब इसको चेक करो। चलो डिसोसिएशन के केस में आई का फॉर्मूला हम लोग को आ गया, आई का फॉर्मूला 1 + n-1 अल्फा, यही फॉर्मूला हम लोग को आया नहीं। चलो ध्यान दिया जाए, अब I = 1 + n-1 अल्फा आ गया। अब मान लो कोई तुमको बोलता है कि बाबू Al2SO4 का होल 3 दिया हुआ है और इसके लिए तुमको I का मान निकालना है, इसके लिए कौन सी का मान निकालना है, I का। तो कुछ नहीं करना है, तुमको क्या करना है, इसको आयन में तोड़ो पहले, इसको पानी में डालोगे तो टूटेगा, ये अभी तोड़े थे हम लोग, 2Al3 + 3SO4 पे 2- टूटेगा। इसका नाम है अल्युमिनियम सल्फेट। तो जैसा नाम होता है वैसा ही तोड़िएगा, बस में रहे, ये नहीं कि सर अल्युमिनियम को अलग, सल्फर को अलग, ऑक्सीजन को अलग। तो आप इसका नाम ऐसे पढ़े हैं अल्युमिनियम सल्फर ऑक्सीजन, नहीं, आप इसको पढ़ते हैं अल्युमिनियम सल्फेट। तो अल्युमिनियम को अलग कीजिएगा और सल्फेट को एक साथ अलग कीजिएगा, SO4 एक साथ, ये नहीं कि अल्युमिनियम अलग, सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग, गलत है। आप वैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही अलग कीजिएगा। तो अल्युमिनियम 2 गो तो 2 गो अल्युमिनियम को अलग कर दिए, और सल्फेट 3 गो तो 3 गो सल्फेट को अलग कर दिए। दिक्कत है नहीं। ये चार्ज कहाँ से आया, तो अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है तो इसलिए 3+, सल्फेट पर चार्ज 2- कैसे आएगा, तो गुना कीजिए, 3 दूना 6 गो प्लस आया, कै गो प्लस आया, 6 गो प्लस आया, तो इधर भी 6 गो माइनस आना चाहिए, तबे नहीं उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, नहीं तो इस पर कितना माइनस देंगे, 2-, तबे ना 3 दूना 6- और ये 3 दूना 6+ होगा। दिक्कत है, जहाँ दिक्कत हो वहाँ बोलिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, तो नंबर ऑफ आयंस 2 यहाँ दिख रहे हैं और 3 यहाँ दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, नंबर ऑफ आयंस हो गए 5, 3 और 2 5। तो अगर अल्युमिनियम सल्फेट के लिए I का मान निकालना है तो फॉर्मूला है 1 + n-1, तो n का मान कितना 5, तो 5 - 1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फा। तो I = आप लिखोगे 1 + 5 में से 1 गया 4 अल्फा। बोलो दिक्कत है नहीं। आप अभी निकाले हुए थे, याद करो, अभी तुम निकाले हुए थे किसके लिए, CH3COOH को जब तुम पानी में डालते हो तो ये तुम्हारा टूटा था, CH3COO- + H+ में टूटा था नहीं। तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 2, यानी n का मान कितना 2। तो इसके लिए अगर I का मान तुम निकालोगे तो 1 + n-1 यानी कि 2-1 अल्फा, यानी I = तुमको आ जाएगा 1 + अल्फा, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, ध्यान रखना है। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट है नहीं। जैसे हम लोग को दे दिया यहाँ पर पोटासियम सल्फेट K2SO4 ये दे दिया, तो K2SO4 को जब तुम पानी में डालोगे H2O में डालोगे तो ये टूट जाएगा, 2K+ और प्लस SO4 पे 2-। तो आयन 2 गो पोटासियम 1 गो सल्फेट, तो टोटल आयन कितना होगा 3 होगा। तो इसके लिए I का मान निकालोगे तो I = 1 + 2 अल्फा नहीं आएगा, आएगा ना जी, नहीं n-1, तो जितना n का मान होगा उससे एक कम नहीं। यहाँ पर n का मान 5 था तो 1 + 4 अल्फा हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर 3 आयन है तो 1 + 2 अल्फा, यहाँ पर 2 आयन तो 1 + अल्फा। दिक्कत है, बुझा रहा है। तो I का मान कैसे निकालेंगे समझ में आया, ठीक है। अब इसको समझ आ जाए, देखो तो जितना भी हम लोग यहाँ पे निकाले, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं, डिसोसिएशन का। तो डिसोसिएशन के केस में तुम जितना भी I का मान निकाले वो I का मान तुमको आ रहा है 1 + 1 आ रहा है ना, 1 + अल्फा, 1 + 4 अल्फा, 1 + 2 अल्फा। अच्छा, डिसोसिएशन के केस में I का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में I > 1, डिसोसिएशन अगर होगा तो I का मान हमेशा 1 से ज्यादा आएगा
नहीं, क्योंकि हम लोग जितना भी एग्जाम्पल लिए उस सब में आई इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग आ रहा है, तो 1 प्लस समथिंग का मतलब 1 से ज्यादा, तो ये ध्यान रखना होगा। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना आप लोगों को समझ में कुछ कुछ आया होगा, नहीं? चलिए ध्यान समझा जाए। अब हम लोग देखें, अगर ध्यान समझो तो यहाँ पे देखो, तो हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वैल्यू ऑफ आई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का मान देखना है भाई, समझने का कोशिश करो। वैल्यू ऑफ आई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो याद करो, कल हम लोग पढ़ाए थे अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कल पढ़ाए थे। तो हम कल बताए थे नहीं कि एक मोल रिएक्टेंट में से जितना मोल रिएक्टेंट खर्च होता है उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। नहीं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खासियत क्या है कि अगर तुम 5 मोल लिए हो तो 5 का 5 मोल खर्च हो जाता है। नहीं, तो 5 मोल लिए तो 5 का 5 मोल खर्च हो गया, तो जब आई का मान निकालोगे तो 1 आ जाएगा। नहीं, क्योंकि ऊपर भी तुमको मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज 5 और टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट भी 5 कट के आ गया 1, कल हम पढ़े थे। नहीं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का मान क्या होता है, 1। आई का मान 1 नहीं होता है, अल्फा का मान 1 होता है। बुझा रहा है ना, बच्चा कंफ्यूज रहता है आई और अल्फा में। बुझा रहा है, अल्फा का था कि आई का था जी, एक से कम था कि ज्यादा था? ध्यान ध्यान से पढ़िएगा भाई ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का मान कितना होता है, 1, ठीक है। अब मान लो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पहचान है कि सोडियम दिखाई दे, पोटेशियम दिखाई दे, तो ये लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो मान लिया हम पोटेशियम कोई कंपाउंड लिखे K2SO4। अब K2SO4 कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बाबू। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए अल्फा का मान कितना होगा, 1 आएगा। दिक्कत है? चलो, अब K2SO4 को जब तुम पानी में डालोगे H2O में तो ये टूटता है ऐसे, 2K प्लस और SO4 पे 2 माइनस। इसको पढ़ते हो तुम पोटासियम सल्फेट, तो पोटासियम को अलग किए, सल्फेट को अलग किए, इसमें दिक्कत नहीं ना है? ध्यान रखना है, इसी में दिक्कत होता है। तो ये आयन कय गो, 3 गो, ये 2 गो है, आई एगो है, ये नहीं कि सब मत गिनने लगिएगा, ध्यान है ना। तो आयन कय गो, 3 गो, तो एन का मान 3। चलिए, तो K2SO4 के लिए आई का मान देख रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखें, 1 + 2 अल्फा लिखें फॉर्मूला के अनुसार। नहीं, चलिए अल्फा का मान कितना, 1, तो आई का मान कितना लिखें, 3 लिखे ना, 1 + 2 गुना 1 तो कितना आएगा, 3। ये बुझा रहा है ना। तो K2SO4 के लिए आई का मान कितना आ गया, 3। ये क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, दिमाग में गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का जो मान होता है, आई का मान ये आयंस के नंबर के बराबर होता है, आयंस के नंबर के बराबर होता है। नहीं, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई के लिए टेंशन नहीं है, बस आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आयन में तोड़ने आना चाहिए। अगर आयन में आप तोड़ दिए तो आई का मान नंबर ऑफ आयंस के बराबर होता है। बस में आ रहा है, नंबर ऑफ आयंस 3, आई का मान भी 3। नहीं, तो वही बात हम यहां लिख रहे हैं, देख लो। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस produced by a strong electrolyte, produced by a strong electrolyte। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूरा भरा पड़ा है, आप जब भी बनाइएगा ना बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन तो ये सब भरा पड़ा है। नहीं, सिंपल दे देता है आपको, दे देगा Al2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं तो इसके लिए आई का मान बताओ,
अब जो Al2SO4 को तोड़ लिया, नहीं देख रहा है कि अच्छा Al2SO4 2 3 5, आई का मान 5, बस में आ रहा है। H2SO4 हम लोग को दे दिया जाए, H2SO4 नहीं तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है ये। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इसके लिए कोई बोले कि भाई आई का मान बताओ, कितना होगा? बोलिए 3 होगा। आई का मान 3 होगा, क्योंकि आप H2SO4 को तोड़ोगे तो टूटता है 2H प्लस और SO4 पे 2 माइनस, ऐसे टूटता है। तो 2 गो हाइड्रोजन का आयन 2 और ये एक पूरा 1, तो 2 और 1 3 जा रहा है। नहीं तो यहाँ पे N का मान अगर 3 आ गया आपको, नहीं तो I का मान भी कितना आएगा? 3 आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। हम लोग HNO3 लिखते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसको आप तोड़ोगे पानी में डालने पर तो टूटता है H प्लस और प्लस NO3 माइनस, ऐसे टूटता है। नहीं तो यहाँ पर कितने आयन है? 2, तो N का वैल्यू तुमको 2 अगर आ गया तो I का वैल्यू भी कितना होगा? 2 होगा। मेरी बात समझ में आई? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोई टेंशन नहीं है भाई। नहीं, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ आई जो होगा वो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा। तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिक्कत है? बोलिए, कुछ मन में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी को हो गया सर? दिक्कत हो तो भाई पूछते चलिएगा, मन में नहीं रखना है, बस में रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाइए। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ आई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नहीं देखो तो देखा जाए वैल्यू ऑफ आई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नहीं, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते और उसके लिए आई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में बड़ा कॉमन एग्जांपल दिया रहता है बार बार, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं, इसको जब पानी में आप डालते हो, इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं H2O में, तो ये टूट जाता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये टूट जाता है CH3CO माइनस प्लस H प्लस। लेकिन CH3COH जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर भी लिखा हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसी का एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट एक खासियत होती है कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करते हैं, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करते हैं। यानी अगर आप इसका 5 मोल लिए हुए हो तो 5 मोल यानी 5 मॉलिक्यूल मान लो कि अगर 5 को तुम CH3COH हाथ में लिए हुए और 5 को पानी में डाल दो, तो 5 को डालोगे तो मालूम चला कि एक को टूटा, नहीं बाकी 4 को नहीं टूटता है, बाकी 4 को नहीं टूटता है। अच्छा ये समझ में आता है? कोई पानी में जाकर पूर्णतः टूट जाता है और कोई पानी में जाकर पूर्णतः नहीं टूटता है। नहीं, टूटने का मतलब समझते हैं? टूटने का मतलब होता है घुल मिल जाना। नहीं, टूटने का मतलब घुल मिल जाना। तो हम लोग पढ़े हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नहीं पढ़े हैं? तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक यानी नमक ले लो और नमक को पानी में डालो, तो जैसे ही नमक को पानी में डालोगे, नमक पानी को पसंद करता है, पानी नमक को पसंद करता है, दोनों एक दूसरे में टूट जाता है, घुल मिल जाता है पूरा एकदम आसानी से। यही ना होता है? ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो? एसिटिक एसिड को डाल रहे हो CH3COH को, तो ये भाग क्या है? नॉन पोलर। और ये भाग क्या है? पोलर। और पानी क्या है? पोलर। नहीं, तो ये वाला भाग जो है, नहीं इसमें पोलर भाग भी है और नॉन पोलर भाग भी है। अब इसको तुम पानी में डालोगे तो क्या ये कंप्लीट कभी भी पानी में घुलना चाहेगा? नहीं घुलना चाहेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली पोलर नहीं है भाई। इसमें पोलर गुण भी है, नॉन पोलर गुण भी है, और पानी जो है वो कंप्लीटली पोलर है। नहीं, तो जैसे ही इसको पानी में डालिएगा, नहीं पानी इसको कुछ कुछ पसंद भी करता है और कुछ कुछ पसंद नहीं भी करता है। इस वाले भाग के कारण पसंद नहीं करता है, इस वाले भाग के कारण पसंद करता है। तो तनी मनी घुलाएगा, तनी मनी नहीं घुलाएगा। इहो तनी तनी पानी को पसंद करता है और तनी तनी पसंद नहीं करता है। तो क्या कंप्लीटली डिजोल्व करेगा? कंप्लीट डिजोल्व नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तो वही कारण होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट
आयन में नहीं टूट पाते हैं क्योंकि पानी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को पसंद नहीं करता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी पानी को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3CO- H+। अब तुमको दे दिया, क्या दे दिया कि ये जो है तुम्हारा कि 80% 80% डिसोसिएट हो गया। कितना हो गया? 80% डिसोसिएट कर गया। क्वेश्चन में दे देगा, जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट दे देगा तो तुमको दे देगा कि 80% डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देगा तो कभी डिसोसिएशन का अमाउंट नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, अब 80% डिसोसिएट का मतलब, 80% डिसोसिएट का मतलब हुआ कि अगर ये 100 ग्राम का होता, यानी अगर हम 100 ग्राम एसिटिक एसिड पानी में डालते तो 80 ग्राम टूट जाएगा, बाकी 20 ग्राम बच जाएगा। इसका मतलब यही हुआ? नहीं, 80% डिसोसिएट का मतलब हुआ फ्रॉम 100 ग्राम CH3COH, फ्रॉम 100 ग्राम CH3COH 80 ग्राम CH3COH डिसोसिएटेड। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना जी। 100 ग्राम में 80 ग्राम क्या हो गया? खर्च हो गया। तो 100 ग्राम में 80 ग्राम खर्च हो गया, तो इसलिए फ्रॉम हम निकाल सकते हैं कि फ्रॉम 1 ग्राम CH3COH कितना ग्राम होगा? तो 80/100 यानी 0.8 ग्राम। नहीं, तो ये 0.8 ग्राम आया, यही तो अल्फा है। यही क्या है? अल्फा। क्योंकि अल्फा का मतलब ही था 1 मोल रिएक्टेंट में से, नहीं, कितना मोल रिएक्टेंट खर्च हुआ। बस मेरा है 1 मोल रिएक्टेंट में से कितना मोल रिएक्टेंट खर्च हुआ। तो 1 में से कितना खर्च हुआ भाई? 0.8 ग्राम खर्च हुआ। नहीं, तो 1 में से 0.8 ग्राम खर्च हुआ, तो यही तो अल्फा है। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 0.8। और हम जानते भी हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए अल्फा का मान 1 से ज्यादा कि 1 से कम? 1 से कम, तो 1 से कम आ रहा है। समझ में आया? अब इसके लिए आई का मान निकालना है। नहीं, तो CH3COH में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2। CH3COH में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2। यहां हम लिख रहे हैं, देख लो। इसके लिए नंबर ऑफ आयंस बराबर 2। इसके लिए आई का फॉर्मूला 1+α होगा कि नहीं होगा? बुझा रहे हैं ना? 1+n-1 α। तो n का मान 2 है, तो 2 में से 1 गया 1। i इक्वल्स टू 1+α आएगा। चलिए, तो i इज इक्वल्स टू, ध्यान दो, 1+α का मान वैल्यू कितना आ गया? 1.8। तो क्या नंबर ऑफ आयंस जितने थे, 2 आयन नंबर ऑफ आयंस थे, क्या उसके बराबर आया कि उससे कम आया? कम आया। बात समझ में आ रहा है? यानी हम लोग को यहाँ से कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का जो वैल्यू होता है वो नंबर ऑफ आयन से क्या होता है? कम होता है। नंबर ऑफ आयन से कम होता है। अब 2-3 बात हम बताए। हम बोले डिसोसिएशन के केस में, क्या बोले? डिसोसिएशन के केस में आई का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। डिसोसिएशन के केस में आई का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। देख लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो भी 1 ज्यादा नहीं है क्या? नहीं, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो उस केस में भी हम लोगों को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस में भी आई का मान 1 ज्यादा नहीं है क्या? है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आई का मान डिसोसिएशन के केस में हमेशा 1 से ज्यादा। पहला बात ये दिमाग में रहे, ठीक है? अब आता है, अच्छा 1 से ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का मान कितना के बराबर? तो नंबर ऑफ आयंस के बराबर। नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में आई का मान कितना? नहीं, तो नंबर ऑफ आयंस से थोड़ा सा कम, नंबर ऑफ आयंस से थोड़ा सा कम, लेकिन 1 से ज्यादा ही। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत रहिएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से हम लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ आई फॉर वीक के इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम यहाँ लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्यूट, प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्यूट। ध्यान रखना है। तो ये हम लोग केयर करना है, इसमें दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसी पर जैसे क्वेश्चन दे देता है देखो, जैसे
हम लोग क्वेश्चन दे दिया कि वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई फॉर कुछ भी दे दिया, यही दे दो, मान लो CH3COOH दे दिया, वैल्यू ऑफ आई फॉर CH3COOH ऐसा आपको दे देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन दे दिया 0.5, 0.8, 1.1, डी 1.7। देख रहे हो, तो 1.1 भी दिया है 1 से ज्यादा, और 1.7 भी दिया है, तो 2 से थोड़ा सा ही कम आना है, बहुत ज्यादा कम नहीं आ जाना है। नहीं तो आंसर क्या होगा 1.7। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब इसमें कैलकुलेट नहीं करना है। अब किसी किसी को लगता है अरे तो न्यूमेरिकल है, आई का सर फॉर्मूला बताए हैं। नहीं, अब लगेगा y इक्वल्स टू 1 + n - 1 अल्फा, तो अच्छा n का मान 2 तो 1 + अल्फा। अरे अल्फा के लिए कुछ दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में गलती है का? बस में आ रहा है ना, अल्फा का वैल्यू जो है वो दिया नहीं है कि कितना डिसोसिएट कर रहा है, बस में आ रहा है। लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट पकड़ लिए कि कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ आयंस जितना होगा उससे थोड़ा सा कम। दिक्कत है, तो ये बात ध्यान रखना होगा। चलो अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे आ जाए। हम लोग को पढ़ाया गया यहाँ से, तो आई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना सीख गए किस केस में? डिसोसिएशन के केस में। किस केस में? डिसोसिएशन के केस में। अब हम लोगों को लास्ट क्या है? वैल्यू ऑफ आई इन केस ऑफ एसोसिएशन, ध्यान रखना है। चलो ध्यान दिया जाए, वैल्यू ऑफ आई इन केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन केस में तुमको आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है भाई। चलो देखते हैं। जैसे तुमको हम बताए थे कि CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। तुम इसको पानी में डालोगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा, और अगर बेंजीन में डालोगे तो एसोसिएट कर जाएगा। नहीं तो इसको हम लोग क्या किए, CH3COH को हम लोग कहाँ डाल दिए? बेंजीन में, C6H6 में डाल दिए। नहीं तो मान लो कि तुम यहाँ लिए थे इसका कितना 2 मोल, तो बाहर ये 2 मोल है, जैसे ही बेंजीन में डालोगे इसका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा CH3COH का होल 2। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो हम लिए हाथ में 2 पार्टिकल था, जैसे ही बेंजीन में डाले दोनों सट गया। नहीं निकाल रहे हैं तो एगो पार्टिकल मिल रहा है, बाहर से गिन के डाले थे 2 गो, अंदर से निकाल रहे हैं तो एगो मिल रहा है। नहीं तो जरूर चिपक गया दोनों। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का 2 पार्टिकल, और यहाँ कितना हो गया 1 पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ये 2 मोल खर्च होगा तो ये 1 मोल बनेगा, यानी जितना ये खर्च होगा उसका ये आधा बनेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? यहाँ 2 का मतलब हुआ ये 2 मोल है, इसके आगे देखना है, ही नहीं देखना है। आगे कितना है 1, तो ये कितना हो गया 1 मोल। नहीं यानी अगर ये 2 मोल खर्चा होगा तो ये कितना बनेगा 1 मोल बनेगा, ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग अमाउंट, हम इसका स्टार्टिंग अमाउंट ले लिए 1 मोल। ध्यान दो, स्टार्टिंग यानी अभी बेंजीन में नहीं डाले हैं तो क्या होगा 0। चलो अब यहाँ से स्पेंड अमाउंट, स्पेंड हुआ तो 1 में से अल्फा खर्च हुआ, जितना ये खर्च होगा उसका आधा ये बनेगा। जैसे 2 था तो 1 बना, अगर ये अल्फा खर्च होगा तो ये कितना बनेगा α/2। तो यहाँ पर कितना बना है α/2। बोलो दिक्कत है? जितना ये खर्च होगा उसका आधा ही ये बनेगा, ठीक है। तो अल्फा खर्च हुआ तो कितना बनेगा α/2। चलो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट 1 में से अल्फा खर्च हुआ 1 - अल्फा, ये तो α/2 ही बचा हुआ है। चलो आई का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, एक था आफ्टर डिसोसिएशन, लेकिन अब ये कौन सा केस है एसोसिएशन, तो हम यहाँ आई का फॉर्मूला यहाँ लिखे साइड में। आई का फॉर्मूला नंबर ऑफ
solute particles, number of solute particles after association, number of solute particles after association बट्टा number of solute particles, number of solute particles before association होगा। जो फॉर्मूला डिसोसिएशन वाले केस में था आई का, सेम वही फॉर्मूला एसोसिएशन के केस में भी होगा, बस वहां डिसोसिएशन लिखते थे, यहां पर क्या लिखेंगे, एसोसिएशन। दिक्कत है नहीं, तो हम वही लिखे हैं, देख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर, वहां डिसोसिएशन लिखे थे, यहाँ क्या लिखे, एसोसिएशन। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। चलो, तो आई का एसोसिएशन होने के बाद, एसोसिएशन होने के बाद कितना ये बचा है, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ये कितना बचा है, अल्फा बाई 2 बट्टा, पहले कितना लिए थे, बिफोर एसोसिएशन कितना था ये, 1 मोल, तो बट्टा में 1। सॉल्व किए, आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, यानी 1 में से 1/2 घटा, तो लिखें 1 माइनस अल्फा बाई 2। बोलो दिक्कत है। तो यहां से हम लोग को फॉर्मूला आ गया, किसके लिए ये आ गया, ये फॉर्मूला हम लोग को आ गया, किसके लिए आ गया, इसके लिए CH3COH के लिए आई का फॉर्मूला आ गया, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। देख रहे हो, याद करो, इसी के लिए डिसोसिएशन का फॉर्मूला आया था, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा आया था, यहां आ गया एसोसिएशन केस में 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस, और उसमें था डिसोसिएशन केस में 1 प्लस, तो डिसोसिएशन केस में आई का मान हमेशा 1 से ज्यादा, एसोसिएशन केस में 1 माइनस समथिंग हो रहा है, तो 1 में से घटाएंगे तो 1 से ज्यादा कि 1 से कम, 1 से कम नहीं, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है। in case of association, in case of association I always less than 1, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू 1 से कम होता है। नहीं, सेम है, जिसका भी जनरलाइज्ड फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है भाई, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ध्यान रखना है। तो सेम इसको भी आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो यहां भी देख लो, जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी आया है वो भी क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो 1 में से कुछ घट ही रहा है, तो 1 में से कुछ घटेगा तो आई का वैल्यू 1 से ज्यादा कि 1 से कम, 1 से कम। ध्यान रहेगा। नहीं तो हम लोग को ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो डिसोसिएशन वाला ही आता है, एसोसिएशन वाला क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर आपका खत्म हो गया। बस में रहा है, बहुत लंबा चैप्टर था, नहीं था, बस में रहा है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया। ये लास्ट टॉपिक आपका था वांट ऑफ फैक्टर। तो कुछ लोग रेगुलर क्लास किए हैं, कुछ लोग इरेगुलर क्लास किए हैं, नहीं सब अपना क्लियर कर लीजिए, और क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सब क्वेश्चन बना के लाइए। तो कल के क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करें कि कल के क्लास में आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, है क्वेश्चन पूछिएगा ना। चलिए, तो कल के क्लास में पहले क्वेश्चन आप खत्म कर लीजिए अपना एनसीईआरटी पूरा, नहीं जितना भी आपको एनसीईआरटी का इंटेक्स आउटेक्स सब बना जाइए, जो फंसे वो सब पूछ जाइए। बस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसके अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।